बोल रहा है? कौन सी मैम? तूबा मैम। और आप लोग के ग्रुप में? नाजिया मैम तो बोलती हैं, मैं भी बच्ची की वजह से। हाँ, आप लोग के ग्रुप में कौन कम बोल रहा है? वर्दा मैम। कौन ज़्यादा बोल रहा है आप लोग के ग्रुप में? सबसे ज़्यादा हसन। आप लोग के ग्रुप में सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा है? आप लोग के ग्रुप में सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा है? अच्छा, आप दोनों बोल रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको सबसे ज़्यादा सही लगे, पीछे से बताइए। आप लोग के ग्रुप में मतलब जो बात सही सही थोड़ा कुछ रख रहा है पॉइंट, आप लोग में कोई एक जो ठीक ठाक कुछ वज़न वाली बातें रख रहा हो? मैम अलीशा इरफान अंसारी। कौन है जो कम बोल रहा है लेकिन ठीक ठाक बात रख रहा है? नाजिया मैम। आप में कम बोला लेकिन ठीक ठाक बात रखा? आप ही लोग पीछे हैं, वो लोग तो ठीक ठाक गए। चलिए तूबा मैम आइए। अच्छा, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हाँ, तो वैल्यूज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वैल्यूज़ के कोई बात जो है सही नहीं हो। जैसे देखिए यहाँ पे कहानी पढ़ लीजिएगा बाद में। फ़िलहाल हम लोग आएंगे होमवर्क पे। अच्छा, कहानी पढ़ लीजिए। क्या है कहानी? एक बार एक शेर, एक हाथी, एक बंदर और एक उल्लू डिस्कस कर रहे थे कि राजा किसे बनना चाहिए। तो शेर जो है दहाड़ा कुछ खतरनाक, हाथी ने अपनी पावर दिखाया, सबसे भारी जानवर डेटा से कमी होता है, और बंदर ने भी लोग जो है वो पूछ के लोगों को एंटरटेन किया। लेकिन उल्लू जो है चुपचाप बैठा रहा। लास्ट में वो कहता है कि क्या हमको दहाड़ने से या ताकत दिखाने से या एंटरटेन करने से राजा चुनने का रास्ता मिलेगा? क्या हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा वाइज और सेल्फलेस है ना? दहाड़, पावर, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। हाथी या गेंडा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जंगल में, लेकिन उसकी कुछ खास अहमियत है नहीं है। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो वैल्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं राजा बनने के लिए। और आज के टाइम पे अगर आपको लीडर बनना है, या सर याद आ गए क्या आपको? हवा दो जा सर। तो वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बिना वैल्यूज़ के अगर आप अपनी बात रख रहे हैं, ना बोलने का तरीका है ना सलीका है, तो कोई मतलब उसका नहीं है। तो कभी भी अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि आपने सामने वाले को एकदम फ्री हैंड दिया है, जो मन करे वो इंसान बोले। जब आप फ्री हैंड दे देंगे ना, तो वो भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आएगा अपने दिल में, और डिस्कशन जो है बड़ा प्रोडक्टिव होगा, है ना? तो इसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप सामने वालों को ध्यान से सुने, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे स्पीच हो, चाहे वो क्लास में कोई पढ़ा रहा हो, यहाँ की बात हो, कहीं की भी बात हो, या आपके घर कोई मेहमान ही क्यों ना आए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है पहले उसको सुने, उसके बाद हम बीच में बोलें, ठीक है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, बीच में टोक देते हैं कि अरे नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन सामने वाला इंसान वही बात बोलने वाला होता है, तो जल्दबाजी में हम जो है इंटरप्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आइए, कौन थी? तुबा में हैं? कहाँ गई? मिक्स हो गई सब। अच्छा आइए, कुछ नहीं, स्पीच जो होमवर्क दिया गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़हीम अंसारी, आई बिलोंग टू खेदूपुरा मोहम्मदगंज। जैसे सर बोले थे कि अभी कि ज़िंदगी में फ़ेल होना क्यों ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में फ़ेल इसलिए होना चाहिए कि कुछ चीज़ों की जगह ऐसी होती है कि वहाँ से हम लोग को सीख मिलती है, या कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती है लोगों को कि जैसे कह सकते हैं कि कुछ आगे बढ़ने के लिए मसलन मैं खड़े होकर बोल नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए फेल होना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि फेल होना इसलिए ज़रूरी है कि आगे बढ़ सकते हैं, उस कि जो भी गलती है, जो भी कमियां हम लोग में खामियां हैं, उसको देखा जा सकता है, और उससे सबक भी मिलता है लोगों को कि, और अपनी हिस्ट्री भी लिखी जा सकती है उससे कि यहाँ फेल हुआ था, ऐसे आगे बढ़ा हूँ, ये किया हूँ, जैसे ये भी हो सकता है सर। और
थैंक यू एवरीवन। सर कोई टॉपिक नहीं है सर, तैयार नहीं किए थे, उसी में से चूज़ करके अपना ही इंसिडेंट बोल दे रहा हूँ। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी बदल दी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन रज़ा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। ऐसे तो मेरा कोई टॉपिक नहीं है, बट मैं अपनी ही ज़िंदगी का एक इंसिडेंट बता दे रहा हूँ। टॉपिक को ये लेता हूँ कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो मैं जब अलीगढ़ पढ़ता था तब मेरे रूममेट में 4 लोग रहते थे। फिर उसके बाद जब सेशन स्टार्ट होता है तो हम लोग का अलॉटमेंट ख़त्म हो जाता है रूम का। उसके बाद दूसरे लोग आते हैं अलॉटमेंट के लिए। तो जब 2 लोग अलॉटमेंट के लिए आए तो वो हमारे ही मऊ से थे, और यहाँ तक कि मैंने उनको मऊ से लेके अलीगढ़ तक लिवा के गया, फ़ाइल सबमिट कराई, एडमिशन कराया, फ़ीस पेमेंट की, यानी कि हर एक चीज़ को मैंने की। और जब अलॉटमेंट की बारी आई तो मैंने अपना अलॉटमेंट ख़त्म करके उन दोनों लोग का अलॉटमेंट करा दिया। फिर हुआ ये कि मेरा अलॉटमेंट तो ख़त्म हो गया, तो अब उनके रूम में मैं रहने लगा, तो फिर उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी। तो यही सब बातें चलती गई। तो मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं था कि मेरी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा होता तो मैं फ़ौरन चला जाता। फिर एक दिन हुआ कि उन लोग में बात चलने लगी, तो मुझे पता चला कि मेरी वजह से कोई दिक्कत हो रही है। जैसे मैं रूम में रह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उनको सोने में दिक्कत हो रही है, लाइट ऑन करने में, ऑफ़ करने में। जाहिर सी बात है, अगर जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो फिर उन लोगों ने एक बार कहा कि हसन भाई, अब हम लोग को दिक्कत हो रही है, आप चले जाइए। तो मैंने ये सोचा कि जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें की, यहाँ से लिवा के गया, सारी फॉर्म फिल कराया, सारी चीज़ें की, वही लोग मुझसे कह रहे कि अब चले जाइए। तो मैं फ़ौरन उसी दिन तत्काल टिकट निकाल के घर चला आया। सीखने के लिए ये मिला कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं करनी चाहिए, किसी और के लिए। जितना उसके लिए है वही करनी चाहिए। अगर वो खुद से अलॉटमेंट कराता तो पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है अलॉटमेंट के लिए, कहाँ बातें करनी पड़ती है, और मुझको यही सीख मिलती है। एंड थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ तुबा नाज़िया। मेरा टॉपिक है तालीम का असली मतलब क्या है। तालीम का असली मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना या किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि उसका असली मतलब है अपने अंदर इल्म हासिल करना। तालीम का असल मतलब अपने आप को पहचानना, अपनी सलाहियतों को पूरा करना और अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तालीम के ज़रिए हम अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में तालीम का किरदार बहुत अहम हो गया है। तालीम हमें हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए हासिल करती है। तालीम हमें ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखने का मौका देती है। तालीम एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमें नए ख्यालात और नए नज़रियात से रोशनास कराती है। तालीम के बगैर हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। तालीम हमें लोगों से बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका भी सिखाती है। झूठ और सच बोलने का भी तरीका हमें सिखाती है। तालीम इंसान को तरक्की का रास्ता भी दिखाती है। तालीम फ़कत रोज़गार ही नहीं, तालीम के बगैर हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। तालीम हमेशा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें तालीम इसलिए हमें ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ लिख कर ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बने। इसलिए हमें तालीम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।
अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहिद कमाल है। मैं खैदपुरा का निवासी हूँ। मैं इस समय हैदराबाद में जॉब करता हूँ। महफूज सर मेरे दोस्त हैं और बस। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम वर्दा फिरदौस है और आज का मेरा टॉपिक है एक ऐसी गलती जिसने मुझे बदल दिया। मेरा ये टॉपिक चूज़ करने का पर्पज़ ये था कि जो सामने इंसान को दिखता है उसके पीछे क्या सच्चाई होती है, इंसान वो जानने की कोशिश नहीं करता है, बस वो सामने जो दिखता है उसे ही सच मानता है। अब गलती सिर्फ ये नहीं होती है कि जो हम करते हैं हम उसी से सीखते हैं, गलती किसी की भी हो सकती है। और एक एग्ज़ाम्पल इसका ये दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा छोटा हो और इसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो और वो बच्चा, एक तो वो निगेटिव उसकी थिंकिंग भी हो सकती है और पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है। उसकी निगेटिव थिंकिंग ये हो सकती है उसकी कि वो चाहे उस डॉक्टर से वो नफ़रत करने लगे, और चाहे तो पॉजिटिव थिंकिंग उसकी ये हो सकती है कि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा और मैं ऐसे लोगों की जान बचाऊंगा जो गरीब हों और जिनका कोई सहारा ना हो। जी मेरा बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मैं अदीबा आफरीन। मेरा टॉपिक ये है कि एक गलती जिसने मुझे बदल दिया। मैं आपके सामने अपनी वो गलती बताने जा रही हूँ जिसने मुझे बदल दिया है, जिसने मुझे फिर से नई ज़िंदगी जीने का मौका दिया। वो मेरी गलती ये थी कि मतलब वक्त का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि हमने पहले टाइम की कोई अहमियत नहीं देती थी, इधर उधर वक्त गुजार देती थी। लेकिन मैं एक शेर पढ़ी, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की चलती नहीं। जवानी कहाँ और कहाँ फिर ये दिन, मसल है कि है चांदनी 4 दिन। इससे मुझे ये सीख मिली कि अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए, क्योंकि गया वक्त फिर वापस नहीं लौट कर आता। इसलिए हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी अहमियत भी देना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को गुड इवनिंग। सो एज़ यू नो, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं ज़फ़रनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस एंड व्हाई डज इट मैटर। कॉन्फिडेंस क्या है और ये क्यों मैटर करता है। इससे पहले आदमी को ये देखना होता है कि अगर आदमी कहीं खड़ा, मतलब कहीं जाना है किसी पब्लिक गैदरिंग में या किसी भी चीज़ में, मतलब ऐसी जहाँ पे उसको कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना है या कुछ किसी को ज्ञान की बात देना है या कुछ बताना है, तो सबसे पहले आदमी डरता है, सोचता है कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूँ जिससे वो मुझको जज करने लग जाएंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप लोग बिना डरे, बिना मतलब हिचकिचाए, आप लोग उस अपनी बात को रखेंगे उसके सामने जो आपको पता है। एक्चुअल में हर एक मतलब इंडिविजुअल के पास अपना अपना मतलब सोचने का, समझने का नज़रिया होता है, लेकिन सबके पास कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की वजह से दब जाती हैं। जैसे एक क्लासरूम में मतलब कोई बच्चा टॉपर है, वो हर बार ही टॉप करता है क्लास में, लेकिन गए क्लास में कोई गया तो पूछ दिया कोई भी मतलब सवाल, तो वो नहीं बता पाते हैं। हालांकि वो बच्चा टॉपर है, उसको पता है कि उसका आंसर क्या है, लेकिन वो नहीं बता पाता है बिकॉज
क्योंकि उसके पास वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो मतलब नहीं बता पाता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप लोग किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से नहीं डरेंगे, आप लोग बता देंगे कि हाँ मतलब इसका क्या आंसर था, या आप अपनी बात को बहुत एक अच्छे तरीके से रखेंगे उसके सामने। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप हिचकिचा के मतलब कुछ भी बताएंगे। देखिए मेरा टॉपिक कॉन्फिडेंस है इसलिए, लेकिन मेरी तैयारी भी नहीं है, लेकिन मैं भी बिना हिचकिचाए आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ वो मुझको उतना मतलब आइडिया नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस के बारे में मुझको इतना आइडिया है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप किसी भी पब्लिक गैदरिंग का दिल जीत सकते हैं। बस दैट्स इट। तैयारी करने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको लेट सही लेकिन ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम आज़म सिद्दीकी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आई बिलोंग टू रामपुर चकिया मऊ। एंड आज का मेरा टॉपिक है वाई फेलियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। सबसे पहले समझते हैं कि फेल एक्चुअल में है क्या। FAIL, जिसको हम लोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। फेलियर का अगर हम उसका संधि विच्छेद क्या बोलते हैं उसको, जो भी ठीक से याद नहीं कर पा रहा। फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटैम्प्ट आपकी लर्निंग का है ये। फेल अगर आप होते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फेलियर हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन है। फेलियर कोई चीज़ है नहीं। फेलियर से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम कोई चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो या तो जीतते हैं, किसी कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं, या फिर कुछ सीखते हैं, हारते कभी नहीं। इसी पर विकास दिव्यकृति सर ने बोला है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ न हुआ तो तजुर्बा होगा, यानी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने गोल के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस का बहुत बड़ा किरदार है। और पेशेंस का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सब्र कर जाइए, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि इंतज़ार करने वालों को बस वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करते करते हारते रहिए, जीतते रहिए। कहीं ना कहीं एक वक्त पे, एक मकाम पे सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आप पहुँचेंगे, आपके कदम चूमेगी और आप सफल होंगे। और सबसे पहले कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। एक लास्ट चीज़ कह के अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ही आप फेल होते हैं। फेल होना इस चीज़ की निशानी है कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फेल होंगे कैसे। फेल हो रहे हैं इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं। और एक स्टोरी है कि एक किसान था जो कि प्रकृति से बहुत ज़्यादा निराश था और मौसम से कहीं ना कहीं उसको कुदरत से बहुत शिकायत थी। तो उसने एक बार दुआ की और उसने कहा कि मुझे मेरी फ़सल बर्बाद हो रही है, नुकसान हो रहा है, उतनी अच्छी फ़सल नहीं हो पा रही जैसी मैं चाह रहा हूँ। तो उसको एक वरदान मिला कि चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से सारा मौसम किया जाएगा, तुम बताओ कैसा चाहिए। तो जब बारिश की ज़रूरत थी उसने बारिश के लिए कहा, जब हवा की ज़रूरत थी उसने हवा के लिए कहा, जब धूप की ज़रूरत थी उसने धूप के लिए कहा। और एक टाइम आने पे उसने देखा उसकी फ़सल बिल्कुल लहलहाती हुई नज़र आई, बिल्कुल ऊंची ऊंची हरी भरी नज़र आई और अच्छी फ़सल उसने काटी। और काटने के बाद जब उसने देखा तो उसका अनाज बिल्कुल ही खोखला था अंदर से। वो क्यों था? क्योंकि जब वो फ़सल आंधी, तूफ़ान, धूप, गर्मी, बारिश हर चीज़ का सामना करती है तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है और वो अंदर से मजबूत होता है, उसकी आंतरिक शक्ति का प्रोग्रेस होता है। तो हम अगर परेशानियों से भागते हैं, हार से भागते हैं,
तो कहीं ना कहीं अंदर से खोखले हो जाते हैं। आंतरिक शक्तियों को अगर पूरी तरह से ऊंचाइयों पे ले जाना है तो हार का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बाद अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अलीशा इरफान अंसारी है, मैं इमामगंज से हूँ और मेरा टॉपिक है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, प्रोज़ एंड कॉन्स। ऐसे तो फ़ोन इज़ लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है और बहुत ही बेहुदा चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए है बिकॉज़ हम कहीं भी रहेंगे, अगर हम यहाँ हैं, भाई सऊदी है या गुजरात या कहीं भी है, तो हम उसे कॉल करेंगे, एक कॉल पे वो उठा लेगा, हम उससे बात कर लेंगे। ये होता है बिकॉज़ ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स जो हमें दिखती नहीं है बट टावर्स के थ्रू यहाँ वहाँ फैली है। ये हमारे लिए लाइक अच्छी चीज़ है कि उसके थ्रू हम लोग अपने भाई बहन या किसी से भी रिलेटिव से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहीं वो उन जानवरों के लिए या इंसेक्ट्स के लिए बहुत बुरी चीज़ है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है हनी बी, जो निकलती है अपने घर से सुबह शहद कलेक्ट करने, हर फूलों पे बैठती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, लेकिन जब वापस मुड़ती है वो अपने घर की तरफ जाने के लिए, तो अब उन लोग हम लोग की तरह तो है नहीं कि मैप ऑन कर लेंगे पहुंच जाएंगे। उन लोग को हवा के ज़रिए मतलब रास्ता याद रहता है। लेकिन जो ये मोबाइल नेटवर्क्स के वजह से जो इनविजिबल जो तारे बन जाती हैं, ये उनको मतलब हवा के उससे गिरा देती है। फिर उठते वो लोग, फिर खोजते कि कहाँ है, लेकिन वो लोग उस तारों की वजह से मतलब भूल जाते रास्ता अपने घर का, नहीं जान पाते कि है कहाँ, और ऐसे ही वो घूमते घूमते मर जाते हैं। और ये चीज़ मतलब इसीलिए मतलब जो नॉर्मल हनी है वो बहुत कम मिलता है अब। और ये चीज़ मैं इस तरह से भी आपको समझाना चाहूँगी कि जो कुरान की सूरह है, सूरह नहल, उसमें ये 4th आयत है और ये जो चौथी आयत है, ये आगे की जब 3 हम समझेंगे तब ये समझेंगे। तो पहली इस तरह से है कि अल्लाह ज़मीन पे पानी बरसाते हैं। मेरे को एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं याद है बट मैं आपको जो जितना याद है उतना बता सकती हूँ। पहला आसमान से पानी बरसाते, तो आसमान से जब कोई चीज़ अल्लाह ताला उतारते हैं तो वो मोस्टली वही की बात करते हैं, और वही 3 तरह की होती है। एक वो जो डायरेक्ट अल्लाह बात करते हैं, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिराज के वक्त किया था और मूसा अलैहिस्सलाम से करते थे। सेकंड ये कि जो अल्लाह ताला हमारे इल्हाम के ज़रिए करते। इल्हाम 2 तरह का होता है, एक शैतानी और एक जो फरिश्ते की तरफ से होता है। शैतानी वसवसा ये भी हो सकता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ सही नहीं है। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी थी, उनके दिल में अल्लाह ताला ने ख्याल डाला था कि इसे नील में डाल दो, तभी वो फिर फ़िरौन के पास गया। उसके बाद का वाक़या आपको पता होगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और एक और है जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बता दूँगी। और फिर उसके बाद वाली आयत है कि हम खून और गोबर के बीच में से आपको खालिस दूध पिलाते हैं। तो इसमें से मतलब खून और दूध ये दोनों इतनी पाक चीज़ नहीं है, दोनों गंदी चीज़ों के बीच में से हम लोग को पाक चीज़ मिल रही है, दूध अच्छी चीज़ मिल रही है। और उसके बाद वाली जो आयत है वो ऐसे है कि खजूर और ग्रेप्स, उससे मतलब नशे की चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि जो चीज़ गंदी है वहाँ से अच्छी चीज़ मिल रही है, और जो चीज़ ख़राब अच्छी है वहाँ से बुरी चीज़ आ रही है। तो जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, उसको आप जिस तरह से यूज़ करेंगे वो इस तरह से आपके यूज़ में आएगी। उसको अगर आप अच्छा यूज़ करेंगे तो वो आपके काम आएगी, और अगर बुरी तरीके से यूज़ करेंगे तो काम नहीं आएगी वो आपको। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है एंड ऑल दैट।
और जो लास्ट है हनी बी वाली, इसमें जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा यहाँ शहद का ज़िक्र है, लेकिन यहाँ हनी बी का ज़िक्र था, शहद का नहीं था। तो इसमें यही है कि वो अल्लाह ताला ने उन लोग हनी बी के दिल में ख्याल डाला कि आप निकलो, नेक्टर कलेक्ट करो एंड दैट वापस घर को लौटो एंड ऑल दैट। तो ये चीज़, और आसान रास्तों पर चलो। तो ऐसे ही इस चीज़ को मैं ये रिलेट करके बताऊंगी कि लड़कियां वो भी ऐसे ही फूल की तरह होती हैं, घर से निकलती हैं आसान रास्तों पर चलने के लिए। लास्ट लाइन सर, बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो आप लोग लेकिन वो जो बीच में तारें आती हैं उनसे वो भटक जाती हैं। जैसे जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, लड़कियां पैदा हुई हैं अल्लाह की इबादत, सब मखलूक पैदा हुई है इबादत करने के लिए, लेकिन हम लोग पैदा हुए अल्लाह की राह पे चलने के लिए, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं। मोबाइल्स इतनी अच्छी चीज़ है कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वहीं वो ऐसी चीज़ है जो आजकल हराम रिलेशनशिप चल रहा है, जो ये सब है, ये वो चीज़ हमको भटका देती है हमारे असल मकसद से। तो बी सेफ़ और कुरान को तफसीर के साथ पढ़ें, गौर फ़िक्र करके पढ़ना मतलब ये नहीं कि आप उसको तफसीर पढ़ लें, गौर फ़िक्र करके मतलब आप एविडेंस तलाश करें मटीरियल चीज़ों में, हवा, पानी, रुख, ये सब, और इस्लामिक नॉवेल्स पढ़ें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है ज़िंदगी में हारना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में जब हम हारते हैं और फिर उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम वो नहीं रहते हम जो पिछली बार रहते हैं। क्योंकि जीतने के लिए कामयाब होने के लिए समझदार होना ज़रूरी है, और जब हम पहली बार हारते हैं तो हम उस तरह नहीं रहते हैं। हम एक बच्चे की तरह रहते हैं, छोटा बच्चा जिसे कुछ पता नहीं है, जो बस चल रहा है। और जब हम गिरते हैं और फिर जब उठते हैं, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो हमें एक समझदार इंसान बना देता है। तो इसके दरमियान में जो भी चीज़ें होती हैं, हमको एक मान सकते हैं कि एक जानवर से इंसान की तरह बना देता है। तो उसके बीच बहुत से प्रोसेस आते हैं और बहुत चीज़ों से आप फाइट करते हैं, और जब आप उठ के खड़े होते हैं और कुछ टाइम चलते हैं, और इसके बाद जब आप पीछे देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है, ओ मैं ये था, मैं तो ये बन गया हूँ। तो इसलिए ज़िंदगी में हारना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे हम लोग को लगता है कि नहीं हम हार गए, असल में हम लोग की जीत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमें हराया भी तो इसीलिए जाता है ना कि हम जीत की तरफ जाएं। क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी मिस्टेक भी होती हैं, बहुत सही भी चीज़ें होती हैं। तो हम अगर हारेंगे नहीं और फिर हमें अचानक यूँ ही जीत मिल गई तो फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा, और हमें वो चीज़ पता भी नहीं चलेगा कि हाँ जीतने का क्या मतलब है। जब हम कोई भी चीज़ मुश्किल से पाते हैं फिर हमको पता चलता है हाँ ये चीज़ क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर खो दिए तो क्यों खो दिए, इसमें क्या कमी थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो हमें इसमें करनी चाहिए थी कि हम इस चीज़ को खो ना पाएँ। तो हारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम हारते हैं तभी हम एक मज़बूत इंसान बन जाते हैं, और हमें ये चीज़ उठते उठते सारी चीज़ें पता चल जाती है, हमें कब क्या कहाँ कैसे करना है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। आगे जब हम किसी प्रोसेस पे चलते हैं तो फिर हमें अपने सारे डायरेक्शन का पता होता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो मेरी इस विषय पे ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा टॉपिक है वाई फेलियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। फेलियर आजकल का सबसे बड़ा मतलब इश्यू बन गया है कि सोशल इश्यूज़ में से ये भी है। फेलियर लोग जब फेल होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फेलियर माने तो असफलता है, जीवन में हो रही असफलता है, जैसे कि आप एजुकेशन में भी असफल हो सकते हैं, जॉब में भी हो सकते हैं, या फिर जीवन के किसी रिश्ते में भी हो सकते हैं। तो उसको आप एक्सेप्ट करें। बहुत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। फेलियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ बिकॉज विदाउट फेलियर यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स और सक्सेस। कुछ लोग होते हैं जैसे लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो उल्टे सीधे रास्ते उठाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइड ही कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग भी एक केस देखे होंगे, एक आदमी रहता है जिसके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, बहुत अमीर रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो लोन वगैरह लेके कर्ज़ में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही वो कर्ज़ में डूबता है तो उसको लगता है कि अब वो डूब रहा है, मतलब उसके पास अब कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो वो इतना ज़्यादा ज़हनी अपना मतलब होश हवास खो देता है कि वो खुद भी सुसाइड करता है और अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों और अपनी वाइफ सबको साइनाइड की गोलियां दे देता है, सब मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना सब्र नहीं होता कि वो अपनी फेलियर को सब्र कर सके। और जब पुलिस चेक करती है, सारी इंक्वायरी करती है, तो पता चलता है कि उसके बैंक बैलेंस $1 मिलियन पड़े हुए थे। उसके अंदर इतना नहीं था कि वो सब्र करे, उन सब चीज़ों पे ध्यान दे, खुद को फेलियर से ऊपर उठ के देखे। मेरा मानना है फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि की ऑफ सक्सेस होता है। ये हमें गिर कर उठना सिखाता है। ये हमारे पोटेंशियल, हमारी एबिलिटी, हमारे जो एबिलिटीज़ होते हैं कि हम कहाँ गलत है क्या सही है, सबको वो उभार कर बाहर लाता है, निखारने में मदद करता है। जैसे कि इस बार का आप लोग देखे होंगे रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का, ऑल इंडिया रैंक IAS शक्ति दुबे का। वो 4th अटेम्प्ट बार फेल हुई, 5th में हुई ना, टॉप किया ना उन्होंने। क्यों? उनके अंदर ये इतना था कि उन्होंने अपने अंदर सब्र रखा कि एक दिन तो कर लेंगे। वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रही थी, आखिर तभी हुआ। इसके अलावा एक और एग्जांपल देंगे थॉमस एल्वा एडिसन का, जो कि 10,000 बार बल्ब की खोज करने में फेल हुए, लेकिन उन्होंने बल्ब की खोज की ना। उसी तरह फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें बेस्ट बनना है। एक दिन हम अपने ही कमियों से, अपने ही फेलियर से बेस्ट बनते हैं। कुछ ज़्यादा बोल दिए क्या? थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नादिया दरसू है। एक बार सुन ही चुके हैं आज की क्लास में। मेरा टॉपिक है कि ज़िंदगी में हारना क्यों ज़रूरी है। हार और जीत दोनों एक साथ साथ ही चलते हैं। हम कह सकते हैं कि हार और जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे खुशी और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं, वैसे हार जीत का भी एक अलग ही रिश्ता होता है। ज़िंदगी में कई तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है जो सपने तो देखते हैं और उसके साथ साथ उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, और अपने सपने को पूरा करने के लिए उनके रास्ते में जो मुसीबत, जो तूफ़ान आते हैं, उनको मतलब दूर करने की हिम्मत भी रखते हैं, उससे लड़ने की हिम्मत भी रखते हैं। और उन्हें पता होता है कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए महीनों सालों मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो अगर हारते भी है तो उसको एक मंजिल मतलब बना लेते हैं, क्योंकि हारने के बाद जब उठते हैं तो उन्हें एक नया रास्ता दिखता है अपनी मंजिल की तरफ जाने का। और एक वो होते हैं कि जो सपने तो देखते हैं, लेकिन कोई वक्त मुकर्रर नहीं करते कि हमें कितने दिन में मतलब हासिल करना है, और उसके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी वो मेहनत और कोशिश बस वैसे ही करते रहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है। और दूसरे वो होते हैं जो अब सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते, ना कोई मतलब मेहनत करते हैं, और वो ऐसे ही बस चलते रहते हैं,
जब यहाँ तक कि उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उन्हें भी कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हार भी जाएं तो उसी पर अपना खात्मा ना करें। उस हार को अपना आखिर ना बन समझें। उठने की कोशिश करें, क्योंकि हार हमें दोबारा कोशिश करने का अज़्म लेकर उठने की हिम्मत देती है, और तब हमें एक नया रास्ता मिलता है अपनी मंजिल की तरफ जाने का। जैसे कि एक गिरा हुआ दरख्त होता है, जब वो गिर जाता है लेकिन दोबारा वो पूरी नई शाख के साथ तैयार होता है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी हार को आखिर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उससे एक सीख लेनी चाहिए और अपने आगे का रास्ता अपनाना चाहिए। शुक्रिया। बताइए आप लोग के हिसाब से सबसे अच्छा किसका था? कितने लोग हैं? तीन, चार, 7, 9 लोग। और बाकी सेकंड नंबर पे आपके हिसाब से कौन? कितने लोग हैं नुसरत मैम की सपोर्ट में? हाथ ऊपर करें। 2, 4, 5, 6, 7 और 6, ठीक। अच्छा 8, 7 लोग, दोनों में 7 लोग हैं। थर्ड नंबर पे है वर्दा मैम। कितने लोग हैं? 4, 1, 5 लोग। नहीं, ठीक है। फहीम अंसारी, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है और बहुत पैनिक करते हैं, काम करने की ज़रूरत है। हसन रज़ा सेकंड नंबर पे आए ना, ठीक है। ओवरऑल चीज़ें सही हैं, कॉन्फिडेंस भी ठीक है, लेकिन जो फ्रेमवर्क होना चाहिए जो इंगेज कर सके ऑडियंस को, वो इंगेजमेंट नहीं है। ऐसी बात इंसान रखे या कंटेंट में ही कुछ ऐसा डाल दे कि ऑडियंस जो बैठी है वो एक रिलेट कर पाए। जैसे नुसरत मैम ने बात रखी तो रियल लाइफ एग्जाम्पल सम वर्ड्स है ना, तो उससे इंसान कनेक्ट कर पाता है। ओवरऑल ठीक था। और हैं तूबा नाजिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। आई थिंक वीडियो में भी बताए थे हम, और हम ये भी बताए थे बहुत फास्ट बोलते हैं, थोड़ा रीडिंग टाइप पे। बहरहाल वीडियो में पता नहीं चलता है कौन कौन है, तो थोड़ा रीडिंग टाइप पे हो जाता है। थोड़ा सा पॉज वगैरह, एक्सप्रेशन और जेस्चर पोस्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन? अच्छा ये हैं। और आई कांटेक्ट जो है मेंटेन नहीं हो रहा है। वर्दा फिरदौस, आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ाइए। आई कांटेक्ट ठीक है, लेकिन कई बार बोलते बोलते एक ही तरफ नज़र अटक जाती है। ऐसे ही किसी और का है, अलीशा का है या किसका है, अदीबा का, बोलते बोलते एक तरफ अटक जाती है और दूसरी तरफ नज़र घुमाएंगे, बस ऐसे आँख तिरछी करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी। मतलब अगर एक तरफ आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हिम्मत तो है ही, तो अनजाने में ऐसा होता है कि हम अटक जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो आई कांटेक्ट सही हो जाएगा। इसके अलावा दीबा में एक चीज़ ये अच्छी थी, शेर इन्होंने बोला, थोड़ा सा उससे वज़न आ जाता है बात में, बाकी कुछ दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा है मोहम्मद हसन, कॉन्फिडेंस पे आपने बोला ना, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा रहा। इसके पहले किसी ने अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया, ये एक अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे आप या हाइपर थे आप, मे भी इस वजह से कि आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, तो ये एक वजह है। प्रिपरेशन नहीं थी तो आप हाइपर थे। इसके अलावा कंटेंट का जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो भी वही वजह है कि आपने प्रिपरेशन नहीं की। तो प्रिपरेशन नहीं की वो तो हम समझ रहे हैं ना, इसका मतलब आगे आपको इस पर काम करना है। इसके अलावा हैं आज़म, जीत गए आप ही ना, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन इनका भी बहुत बढ़िया था, स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया था, इंट्रोडक्शन, बॉडी और जो है कंक्लूज़न। शेर आपने भी बोले ना, वो विकास सर वाला। इसके अलावा वैल्यूज़ की आपने बातें की, तो आपका ठीक है।
अलीशा इरफान अंसारी, इनका भी ठीक था। टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कैसे किसी टॉपिक को या एग्जाम्पल को रिलेवेंट बनाएं मेन मुद्दे से, इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सही हैं। और आपने प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ें बताई, ये भी बहुत अच्छी बात है। शगुफ़ा हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा अटकी शुरुआत में। इसके अलावा एक्सप्रेशन जो है सही है। पहले आपने बोला है नहीं बोला है वो तो आप जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आके लगा नहीं कि पहली टाइम है। तो एक्सप्रेशन वगैरह, आई कांटेक्ट वगैरह भी ठीक था, लेकिन आप भी रुक रुक के एक जगह पे अपनी नज़र को जमा रही थी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ इनका भी ठीक है। नुसरत जहाँ, ठीक है। इमोशनल टच था, ओवरऑल गुड है। थोड़ा सा पैनिक आप करती हैं, ऑनलाइन में भी करती हैं तो ऑफलाइन का समझ ही सकते हैं। इसके अलावा रिलेवेंट एग्जांपल्स थे तो आपका भी सही है। लगभग आज़म के बराबर आपकी मार्किंग हुई है। इसके अलावा नाज़िया तबस्सुम, सबका सेम ही टॉपिक था, है ना, सब फेलियर। आई कांटेक्ट ठीक है, थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। और कंटेंट भी ओवरऑल थोड़ा ठीक है। आई कांटेक्ट और आवाज़ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सही है कि कुछ गड़बड़ है? किसी को ऐसा लगा जो बिना वजह है? कोई फीडबैक बिना वजह लगा? सब राज़ी हैं? तो इसी हिसाब से काम करिए। जो फिनाले आपका होगा उसी में से एक लीडर बन के निकलेगा। एक नहीं 3 निकलेंगे। तो आप लोग देखिए आप लोग कितने पानी में हैं और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपकी आज रैंकिंग जितनी भी है और आपको जितनी चाहिए तो सोच लीजिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, होगी मेहनत। तो जो टॉपिक आपने तैयार किया वो टॉपिक छोड़ के उसके अलावा अगला टॉपिक तैयार करिए। ठीक है, कभी भी कुछ भी हम बुलवा सकते हैं, कभी बुलवा भी सकते हैं, नहीं भी बुलवा सकते हैं। इसलिए डेली आपका एक टॉपिक तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 मिनट और लेंगे। आइए वर्दा फिरदौस, आइए बैठिए चेयर में। थोड़ा इनका और शगुफ़ा का और कौन बचा? नुसरत। फटाफट आसान पूछिए। नहीं, वो सवाल में इंक्लूड कर दीजिए। कोई एक सवाल बन जाए कि हाँ अपने बारे में बताइए। सवाल ही वही पूछ लीजिए। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक? मैं ही हूँ। बताने लायक हो, बताइए। ऐसी कोई गलती नहीं है मुझसे। ऐसे तो मतलब ये सब चीज़ नहीं, मतलब इतना मॉक इंटरव्यू में पूछना चाहिए कि आप मतलब क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम लाइक इन प्रोफेशनल? मैं काउंसलर बनना चाहती हूँ। और तीसरा सवाल, अगर आप काउंसलर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि क्या बताऊँ, आजकल समाज में इतने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं और वो इतना सहन कर रही हैं और कुछ बोल नहीं पाती हैं वो लोग, और घर में ही रहती हैं, चाहे उनके हस्बैंड उनको कितना मारे पीटे। या फिर बच्चे ही को देख लीजिए, वो स्कूल में जाते हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है और उनको चुप कराया जाता है, वो डर के चुप हो जाते हैं। और उनकी आवाज़ बाहर लाने के लिए मैं बनना चाहती हूँ, और कुछ नहीं है। एक और सवाल। आप अभी पढ़ रहे हैं? जी, कौन सी क्लास? मैं MA कर रही हूँ साइकोलॉजी से, शिवली नेशनल कॉलेज। मुश्किल सवाल पूछिए। सर वो इंट्रोडक्शन दी नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल सवाल पूछिए। नहीं, वो तो ज्ञान वाली बात नहीं है, वो चीज़ रहेगी वो होगा। इसके अलावा आप काउंसलर मान लीजिए बन गए, तो आपके अंदर क्या ऐसा यूनिक होगा जो और मतलब काउंसलर से भी नहीं होगा, जिससे मतलब आप लोगों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे? मैं अपने घर के आसपास बहुत कुछ ऐसा देख चुकी हूँ और अपने घर में आज भी मैं देखती चली आई हूँ, जिसकी वजह से मैं बनना चाहती हूँ और मैं उस चीज़ को बदलना चाहती हूँ समाज में।
ठीक है, बहुत Thank you so much. बढ़िया। आइए, ऊपर। सर माइक नहीं है। बोलिए आप। आपको अपने समाज में सबसे बुरी चीज़ कौन सी लगती है? जो लड़की और लड़कों के बीच में डिफरेंस किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है स्टडी के थ्रू या किसी के भी चीज़ के थ्रू, और लड़कियों को उतनी नहीं दी जाती है। जबकि इस्लाम से भी इक्वालिटी है, जहाँ पे है लड़कों की वहाँ पे उन्हें मिलनी चाहिए। बाकी हर चीज़ में लड़कों को ऊपर रखा जाता है, लड़कियों को नीचे किया जाता है। What is your qualification? Em- Step by step, like 0 to प्राइमरी टू हायर एजुकेशन जाओगे? मैंने हाई स्कूल किया हुआ है और पढ़ी कहाँ से पढ़ी वो। मैं शुरू में नर्सरी 1 तक उसमें पढ़ी सर इकबाल पब्लिक स्कूल में। फिर वहाँ से चांसलर पब्लिक में पढ़ी हूँ 10th तक। फिर 11th नुमानी में की हूँ और 11th तक मेरा साइंस साइड था, मैथमेटिक्स से। बट और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने और मास्टर डिसेस्के से किया हुआ है, वो मेरा इंग्लिश आर्ट्स से है। वो मेरे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मुझे आर्ट्स में जाना पड़ा। और इस टाइम मैं कुरान की तफसीर पे फोकस कर रही हूँ और इस्लामिक जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इस टाइम मैं तबलीग में हूँ तो उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस है। में आपका साइंस बैकग्राउंड था? जी। साइंस आपका बैकग्राउंड था जी। तो फिर आपने जो मास्टर किया हुआ है वो किसी और सब्जेक्ट किया हुआ है, 12th आपने मतलब किस स्ट्रीम में, मतलब किस स्ट्रीम से पास किया? साइंस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो मतलब फिर स्टैंडर्ड मतलब स्ट्रीम बदलने का क्या कारण था? मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे, सॉरी सर, मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे, वो मैं आपको नहीं बता सकती। और एक और सवाल की मैम साइड से ये पीछे हैं। मैम थोड़ा तेज़ बोलेंगी। हाँ, मेरे हाथ में ऐसा क्या है जो मैं ठीक कर सकती हूँ? यस। ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? बताइए। सर नहीं ये ऐसे पूरा नहीं है। है तो, बट अभी फिर मेरे माइंड में नहीं आया। नहीं है कुछ तो बदलना ही होगा। बताइए फटाफट 30 सेकंड। सर आई थिंक मुझे लग रहा है कि लोगों को कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि आधी प्रॉब्लम हमारी उसी से सॉल्व हो जाएगी। हम समाज की बात करें ना, समाज में तो हिंदू मुस्लिम हर जाति हर धर्म के लोग हैं, सबके लिए सोचते हैं। चलिए, समाज में तो सब जो ये हम लोग भेदभाव करते हैं ऊंची जाति के नीची जाति के और फिर हिंदू मुस्लिम में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है बढ़िया। मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं मैम सवाल नहीं समझ पाएगी। आइए दूसरा प्रश्न। पूछिए, पहला सवाल किधर से आएगा? यही क्यों पूछ रहे हैं और सब क्यों? इसमें वो क्या है? सेकंड सवाल
गिर गया उड़ गया होगा। चलिए आपको क्या बन जाएगी। अच्छा कोई और कोई सेकंड पूछेगा। अच्छा पहला किसी को सवाल चांस मैं- ना देना ये भी गलत बात है ना। चलिए नहीं हम फ्री हैंड है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए मैम की तरफ से पहला सवाल कौन पूछेगा? पूछिए आप साथ बैठिए। सवाल पूछिए। अरे जबरदस्ती पूछिए। चलिए आप क्या बनना चाहती हैं? मतलब आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? या अल्लाह बता बता के थक गए। बताइए। ऐसे तो प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ बनने। आगे आपको क्या बनना है? अभी तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वो है वो माइंड है, इसको छोड़िए उसे ले। हाँ आवाज़ थोड़ा तेज बोलिए ताकि पीछे शायद कमान बैठे हों कुछ नहीं। ऐसे प्रोफेशनली तो पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ बनने के लिए, लेकिन मेन मकसद है एक बेहतर इंसान बनना, जिस दूसरों को काम आए, दूसरों को सहायता करे, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि हम सिर्फ खुद तक नहीं है, हम सबके लिए है ना, सबके लाइफ में हमारा रोल है और हमारे लाइफ में भी सब लोग का रोल है। तो मतलब एक मेन मोटिव यही है कि एक बेहतर इंसान बनना, उसके लिए जितनी कोशिश होगी हम सब करेंगे। चलिए सेकंड सवाल और थर्ड पार्ट पूछिए। अच्छा ये कोई नहीं पूछिए, दोनों सेम ही है। आपका क्वेश्चन आप ही से पूछा जाता है कि आप अभी ऐसा क्या कर सकती है जो समाज से गलत हो? अभी जैसे हम उनसे पूछे थे वही क्वेश्चन, जैसे कि हमारे आसपास हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हम हिंदुओं के बीच भी रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया था कि विकास सर का एग्जाम्पल दिए थे ना कि वो जब गए हिंदुओं के साथ रहें तो पता चला कि नहीं मुस्लिम के साथ रहें तो पता चला कि मुस्लिम भी अच्छे हैं। उसी तरह हम भी नॉन मुस्लिम के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि जैन बौद्ध धर्म के भी लड़कियों से सामना पड़े हैं, मतलब पड़ा हुआ है, तो वो लोग भी मतलब गलत समझती थी मुस्लिम लोग को, लेकिन मेरे साथ रह के मेरी जो क्वालिटीज़ थी, मेरी अच्छाइयाँ थी, उसको वो देख के वो कही कि नहीं मुस्लिम ऐसे नहीं है, मुस्लिम तो बहुत बेहतर हैं, हम में से ही एक हैं, वो भी जैसे हम हैं वैसे ही है, बस उनको अल्लाह को मानने का तरीका अलग है और हमारा तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। और आपको एक मतलब मौका मिले, जैसे आप अजीम कर लीजिए आप मऊ की चेयरमैन बन गए, तो आप मऊ के लिए मतलब क्या ऐसा काम करेंगे जो लोगों को लगेगा? जैसे आपका जमाल कुर्सी में सभी लोग गाली दे, वैसा आप क्या करेंगे कि मतलब आपकी लोग तारीफ करें, लोग कहें कि हाँ वो चेयरमैन बहुत अच्छी है? वो तो हर किसी को गाली पड़नी ही पड़नी है, जो भी बैठेगा। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना काम जिससे सबको लगे कि आपने कुछ करके दिखाया है मऊ के लिए। चलिए बताइए 15 वोट तो मिल जाएगा ये से। मऊ के लिए आप क्या करेंगे? मऊ के लिए जैसे कि मऊ तो माशाल्लाह आगे बढ़ ही रहा है, लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि मुस्लिमों को हमेशा सोचा जाता है कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ये बहुत पिछड़े जाति के हैं। तो मेन मोटिव है कि एजुकेशन पे काम करना, लोगों में जागरूकता लाना, और जैसे कि ये उर्दू भी बहुत पिछड़ा होता जाता है, उर्दू जो लैंग्वेज है ये दबता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसको भी आगे लाना, हर लैंग्वेज की तरह इसको भी, कि ये मतलब मिटे ना। चेयरमैन बनने के बाद आप लैंग्वेज वगैरह को ज़्यादा फोकस करेंगे? नहीं एजुकेशन है, और एक चीज़ नहीं होता, बहुत एक काम करने के पीछे बहुत सारे मोटिव होते हैं ना, ये थोड़ी ना कि एक ही बस करें और आगे पीछे कुछ देखे ही ना, सब कुछ देख के करना पड़ता है। आपका मेन पर्पस होगा एजुकेशन को बढ़ावा देना जी मऊ में। हाँ, जहाँ एजुकेशन रहेगा लोग अपने आप ही परफेक्ट बनते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है बढ़िया। आपका नहीं फारूक। चलिए मैम की तरफ से पहला सवाल। सर माइक हाँ वो माइक काम करेगा ये। अस्सलाम वालेकुम। या सोफा या गद्दा, कौन पूछेगा दोनों में से फटाफट? पूछिए, पूछना ही पड़ेगा। कौन पूछेगा? पूछें कि पूछिए पूछिए पूछिए। पहला आप, सेकंड नंबर वर्ड आप पूछिएगा और थर्ड पे मैं वॉइस। ज़िंदगी में या किस चीज़ में? दुल्हन बताइए। सर ज़िंदगी में मेरे ख्याल से जो चीज़ें
हर एक इंसान सोचता है या चाहता है, वो सभी लोग चाहते होंगे। जैसे सर अमीर ने दुल्हन का नाम लिया, तो जिसकी जो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं फॉर्मेलिटी वाली, वो तो सारी चीज़ें एक फॉर्मेलिटी हो गई। और दूसरी चीज़ जो अचीवमेंट की बात कर रही हैं मैम आप, तो मेरे ख़्याल से एक कोई पोजीशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। जैसे कि आज के समाज में जो एक एटमॉस्फेयर हुआ है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, और जो तब छोटे लोग होते हैं अगर वो कोई अच्छी भी बात बोलेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि एक मेरे घर ही के पास एक थोड़े बड़े आदमी होते हैं, उनका एग्ज़ाम्पल ये है कि उनका जो सेकंड पड़ोसी हैं, उनके घर में मैयत हो गई थी पर उनके घर से कोई नहीं गया था। जनाजा मट्टी तो छोड़िए, क़याम जो कहा जाता है उसमें भी नहीं गए। ये बहुत बुरी बात है। अगर देखा जाए तो समाज को उनका बाइकाट कर देना चाहिए एक तरीके से, ताकि लोगों को भी समझ में आनी चाहिए ना। पर उसके हालात ये है कि अगर उनके घर में किसी की तबीयत भी ख़राब हो गई, आधा मोहल्ला उनके घर पहुंच जाएगा। तो मेरे ख़्याल से मैम किसी भी चीज़ में एक पोजीशन होनी चाहिए, और ख़ास करके अगर पॉलिटिक्स में पोजीशन हो तो उससे बेहतर तो कोई नहीं है। क्योंकि समाज के एतबार से सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है और पैसा है, और पैसे से आप समाज को बदल भी सकते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस चीज़ की सोच रखती हैं, मेंटालिटी रखती हैं उस चीज़ में। अगर मेरी तो ऐसी हैसियत नहीं है, पर अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा हौसला और हैसियत दी, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो है मऊ का, और मैं ये समझता हूँ कि मऊ के जो पेरेंट्स होते हैं उन पर कुछ ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि मऊ में जो स्पेशली मैं मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको तहज़ीब और अदब नहीं है। 90% लोगों के अदब नहीं है। जैसे कि मैंने गौर किया है, अगर कोई एक लड़का है मुझसे बहुत छोटा है, मुस्लिम लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो अंसारी बिरादर होते हैं उनके, अगर आप उनसे कुछ बात करें तो कभी आप नहीं कह सकता, वो हमेशा तू बोलेगा, या तो कुछ ऐसा शब्द बोलेगा जिससे लगेगा नहीं कि आप उससे बड़े हैं या कुछ इज़्ज़त है, कुछ भी नहीं। हो सकता है वो अगर अनजाने में आपने उनसे कह दिया कि ये जगह कहाँ पड़ेगी, अबे तो भाई जाइए हरियाणा में मुड़ जाइए। और यही तरीका उनके हिसाब से बहुत तमीज़ वाला है, बहुत तमीज़ वाला है। मगर अगर यही चीज़ें आप थोड़े से वीआईपी इलाके में चले जाएं, या फिर ज़्यादातर नॉन मुस्लिमों की तरफ, अगर उनको पता चल गया आप उनसे 1 साल भी बड़े हैं, या दिखने में भी आप उनसे थोड़े बड़े लग रहे हैं, मजाल नहीं है कि वो तू कह के बात करें, वो हमेशा आपको आप बोलेंगे। ये रिस्पेक्ट होती है। और ज़्यादातर जो चीज़ें नॉन रिस्पेक्ट देते हैं वो इस वजह से देते हैं कि बहुत कम उम्र में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को 2-3 हज़ार रुपये के लिए दुकानों पर काम करने के लिए लगा देते हैं। जब बाज़ार में वो लोग जाएंगे, और जाहिर सी बात है जब 100 लोग उनके गाली के बीच में रहेंगे तो वो भी गाली ही देंगे, वो कलमा नहीं पढ़ेंगे। इसी वजह से मेरे ख्याल से जो बच्चे जो छोटे होते हैं उनको पढ़ाई पर ही फोकस करनी चाहिए, न कि काम करने के लिए। आप पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग में फोकस करना चाहिए। अगर आपको मौका मिला तो आप ऐसा क्या क्या चेंज करेंगे कि पेरेंटिंग है जो सुधर जाए? क्योंकि पेरेंटिंग सुधरेगी तभी बच्चा लाइक सही ग्रो अप करेगा। मेरे ख्याल से मैम पेरेंट्स का वो माइंडसेट होता ही नहीं है, या फिर ज़्यादा पेरेंट्स को, कुछ पेरेंट्स होते हैं 50% जिनको पता ही नहीं होता है उनका बच्चा बाहर कर क्या रहा है। जैसे कि उनका बच्चा गाली दे रहा है, बहुत सारे ऐसे घर हैं उनको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा गाली भी देता है। उनको इतना भरोसा होता है कि उनका बच्चा ये काम कर ही नहीं सकता, पर अगर हम लोग जानते हैं कि वो क्या क्या करता है। अगर उसके मोबाइल फ़ोन में आप मांग ले तो वो कसम से दे नहीं सकता कि अब कुछ भी हो जाए। और वो कहाँ कितने सिगरेट पीता है वो उसके दोस्त मानते हैं। पर अपने जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनका बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है, सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी वो कुछ एक्शन नहीं लेते, इस वजह से कि वो कहीं 10,000 का काम कर रहा है, 5,000 घर दे रहा है, 5,000 खुद पर उड़ा रहा है। अगर उनसे कुछ अभी बहस कर लें तो वो 5,000 बंद हो जाएगी, बस इस वजह से। और बहुत सारे लोग पता ही नहीं होता है, तो उनको पता करना चाहिए कि उनके बच्चे का साथी संगत कैसा है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, वो वहाँ पर जाके क्या करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है। कभी कभार उसके स्कूल चले जाने से उसको ये लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स ज़िंदा हैं, मेरे कोई हमारे आगे पीछे है देखने वाला। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे ऊपर प्रेशर हो, पर उसको इतना फ्री छोड़ देना ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्वेश्चन पूछिए।
आप लोग मत पूछिएगा। आप लोग पीछे रहेंगे फिर सोचिएगा लास्ट में कौन पूछेगा। आपका सफेद नहीं होगी जी, पूछिए। आप लोग देखते हैं लड़के खास कर देखते हैं सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट जो है वो लिक्विड नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि सिगरेट पीते हैं। क्या गौर किया कभी क्यों कहते हैं पीते हैं? ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, क्यों से पढ़ाई नहीं ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ध्यान नहीं देते गलत क्या है, इससे बोल क्या है, इसलिए बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्शन में कुछ और होती हैं बट बोला कुछ और जाता है। तो ऐसे ही सिगरेट भी जो धुआं होता है उसको हम लेते हैं, अंदर करते हैं। तो ऐसे पीने के लिए तो कोई लिक्विड होता नहीं है, वो धुआं होता है। कहने का मतलब है कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, कोई भी शब्द नहीं। क्वेश्चन कुछ और मैं कल आपको बता दूंगा। चलिए आप समाज की बुराइयों को कैसे दूर करेंगे? नहीं उसके अलावा बहुत बुराई हो गई है नहीं, ये भी बता दें फिर उसके बाद। हाँ चलिए बताइए 30 सेकंड। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पेरेंट सिस्टम को सुधारना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले पेरेंट्स स्कूल बनाने चाहिए ताकि वहाँ पे पेरेंट्स लोग को भेजा जाए, उनके नज़रिए की बात की जाए। यहाँ पे मऊ के लोग के जो पेरेंट्स हैं उनका नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चों से थोड़ा सा प्रेशरी बात करते हैं, प्रेशर करके। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों से प्रेशर से काम कराने चाहिए। वैसे मेरे जो अम्मी अब्बू हैं बहुत पोलाइटली हैं, बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे अम्मी अब्बू जैसे आप लोग को या फिर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको मिले। और सबसे पहले अवेयरनेस मैं करना चाहूँगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहूँगा कि ऐसे नहीं, ऐसे ये सारी चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। और तमीज़ वगैरह का भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो हमारे मऊ के अंदर नहीं है। एजुकेशन तो बहुत सारी हैं बट ठीक है, ठीक बस। तीसरा सवाल फटाफट जी पूछिए। एक और बुलाएंगे शायद मान उसके बाद आजकल एक चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि बिना पसंद की शादियाँ हो रही हैं, फिर औरतें अपने पति को करवा दे रही, मर्डर करा दे रही। एक ही हुआ चीज़ को नहीं, एक नहीं, इस चीज़ को आप बहुत बार हुआ है, लेकिन फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखेंगे और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको निकाल सकते हैं? 30 सेकंड का सॉल्यूशन बताइए। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें गलत हैं जो लड़कियां वगैरह कर रही हैं, शादी कर रही हैं, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनसे डिवोर्स कराती हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए मर्डर कराना है सीधा सा सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि शादी करने से पहले लड़की की परमिशन लें और खुद मिल के बात करें उनसे। रोटी शान लेके जाएं भाड़ में। नहीं लव मैरिज नहीं थी, प्यार किसी और से करती थी, शादी किसी और से करवाई। यस सर। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ये सब जायज़ तरीका है, कुछ भी शादी करवाई जा सकती है अगर किसी पे अट्रैक्शन है या प्यार है, तो उसकी बुरी बात नहीं। बिल्कुल कोई चलिए दिक्कत ठीक है, आइए इस पर डिबेट करेंगे कुछ दिन, याद दिलाइएगा। सिगरेट वाला। अरे नहीं आइए शायद कमाल जल्दी फटाफट एकदम 2 मिनट 20 में छोड़ देंगे। आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। चलिए सवाल रेडी रखिए, एक इधर 2 इधर से एक इधर से। सर लोग की तरफ से पहला सवाल कुछ वारिस में आप ही के तो पड़ोसी हैं, कहाँ से आप? मनी गई नुमानी के पड़ोसी नहीं है। इधर से कौन है? नहीं सर पड़ोसी नहीं है। चलिए पूछिए, कौन पूछेगा? अच्छा पूछिए। अगले 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं? अगले 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, बताइए। मैं अगले 5 साल बाद
मैं अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ और ताकि और किसी को कोई दिक्कत ना हो। बस आई थिंक। ठीक है, सेकंड सवाल बोलो भाई। हाँ, नाज़िया मैम के भाई हैं। उनके भाई, इनके दोस्त। बताइए। जी भाई, क्वेश्चन थोड़ा दूसरा। देख रहे हैं कितना शर्मा रहे हैं आप, सुधारिए। आपको तो सुधारिए। बस इतना बता दीजिए, आप बोलते हैं या फिर यहाँ नहीं बोलते हो? बोलते हैं भाई, लेकिन अब यहाँ पे पहला दिन है तो इसलिए नहीं बोल रहे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, इसीलिए ना कह रहे थे कि कल बुलाइए, लेकिन बोल रहे कि नहीं आ जाइए। सवाल नहीं, जवाब दीजिए। जवाब क्यों हेजिटेशन नहीं कर? जवाब तो ये शुरू से बोलते हैं, DSSK में भी पढ़ते थे साथ में, तो वहाँ पे भी मतलब बोलते थे ज़्यादा। हम वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं बोलते थे। क्या कह रहे हैं? सर अपनी तारीफ थोड़ा जोर से सुनना चाहते हैं, थोड़ा जोर से। तारीफ नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोलते। टीचर से रिलेशन बन गया था। हाँ, टीचर से रिलेशन रहता था, और टीचर जो बताते थे फिर ये भी बताते थे। थर्ड सवाल। और ये ऑनलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा इनकी एजुटेशन दूर हो गई है। पता नहीं, ऑनलाइन वाले ज़्यादा फोकस करना है थोड़ा, ताकि हम लोग का। चलिए पूछिए। चलो भाई, पूछना ही पड़ेगा, ताली बजाइए उनके लिए सवाल। बताओ। चलिए जल्दी फटाफट। हो गया। अभी तो बताएं हैं वही सेम क्वेश्चन। क्या बनना है ना? हाँ, कुछ सेम क्वेश्चन वही है। सही सवाल बताइए। नज़िया मैम ध्यान से सुनिए। अब्बू अम्मी जहाँ पे करते हैं वहाँ पे कर लेंगे। नहीं, कैसी चाहिए? कैसी चाहिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है। नहीं, डिमांड वही कितना करना चाहते हैं या शादी से डर लग रहा है? नहीं, वो तो शादी तो करना ही है भाई। कैसी लड़की चाहिए? उसका नेचर कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाइट वाइट? ये सब अभी कुछ नहीं सोचे हम। कुछ नहीं सोचा। जैसी दिलवाने दे। हाँ, ठीक। चलिए क्लास खत्म। फटाफट होमवर्क नोट करिए, उसके बाद